कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 1980s के डिकेड में एक मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस मूवमेंट से जुड़े स्कॉलर्स, पर्टिकुलरली थिडा स्कॉचपॉल एंड एरिक नॉडलिंगर, इन स्कॉलर्स को नियो स्टेटिस्ट स्कॉलर्स भी कहा जाता है। इन स्कॉलर्स के द्वारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दोबारा से स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के स्टडी को स्टार्ट करने की बात की गई। ये स्कॉलर्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फिर से स्टेट को एक प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस बनाना चाहते थे। देखिए, बिहेवियरिज्म के आने के बाद और बिहेवियरिज्म से इंस्पायर्ड सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के आने के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के स्टडी की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी थी। स्टेट की जगह पॉलिटिकल सिस्टम इस टर्म को यूज़ किया जाने लगा और ये कहा गया कि स्टेट, दैट मीन्स द पॉलिटिकल सिस्टम, एक लार्जर सोशल सिस्टम का बस एक पार्ट है, एक सब सिस्टम है। स्टेट, इट इज़ नॉट बिगर देन सोसाइटी। Political system is not bigger than the social system. Political system, that means the state, it is a subset, it is a subsystem of the larger social system, which is represented by the society. और political system को समझने के लिए आपको social system को समझना होगा, और बिना social system को समझे, बिना society को समझे, बिना society में हो रहे processes को समझे, formal and informal processes को समझे, आप politics को नहीं समझ सकते। तो सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के आने के बाद स्टेट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस नहीं रहा। स्टेट वाज नॉट सीन एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एक्टर विच वाज अबव सोसाइटी एंड विच हैड इट्स ओन यूनिक एग्जिस्टेंस एंड विच डिजर्व्ड the status of being the primary unit of analysis in comparative politics. This was the outcome of the arrival of behavioral revolution in comparative politics, particularly in the form of system approach and structural functionalism. नाउ ये जो अप्रोचेस है बिहेवियरलिज्म से इंस्पायर्ड, ये जो अप्रोचेस है जहां हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि इन अप्रोचेस के तहत स्टेट के वैल्यू और इंपॉर्टेंस को, पर्टिकुलरली एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस, स्टेट के वैल्यू और इंपॉर्टेंस को डाउनग्रेड किया गया। इस अप्रोच के कई क्रिटिक्स भी हुए, खासकर ये क्रिटिक्स 1980s के बाद इमर्जेंस में आते हैं, और इन क्रिटिक्स ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दोबारा से स्टेट के इंपॉर्टेंस और वैल्यू को रीस्टोर करने की कोशिश की। दोबारा से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फोकस को स्टेट के स्टडी के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश की। इसी कोशिश का एक एग्जाम्पल है 1983 में सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा एक कमिटी को एस्टैब्लिश किया गया। इस कमिटी का नाम था रिसर्च प्लानिंग कमिटी ऑन स्टेट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। इस कमिटी के अंतर्गत मौजूद जो स्कॉलर्स थे, इस कमिटी के जो मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग Theda Skocpol. Theda Skocpol was a prominent member of this committee. इन सभी ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टेट के स्टडी को रीस्टार्ट करने की कोशिश की। इस कमिटी में रहते हुए थेडा स्कॉचपॉल ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पर 1985 में थेडा स्कॉचपॉल के द्वारा एक एडिटेड वॉल्यूम को पब्लिश किया गया। दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग पब्लिकेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। द नेम ऑफ दिस एडिटेड वॉल्यूम वाज ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन। थेडा स्कॉचपॉल एक नियो स्टेटिस्ट स्कॉलर थी। थेडा स्कॉचपॉल और उनके जैसे दूसरे नियो स्टेटिस्ट स्कॉलर्स लाइक एरिक नॉडलिंगर, इन सभी नियो स्टेटिस्ट स्कॉलर्स का ये मानना था कि स्टेट किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किस दिशा में, किस डायरेक्शन में एक देश को आगे बढ़ाना है, एक समाज को आगे बढ़ाना है, ये डिसीजन स्टेट के द्वारा ही लिया जाता है। नियो स्टेटिस्ट स्कॉलर्स स्टेट को सोसाइटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग स्टेट एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्टेट अपनी पॉलिसीज़ को बनाते वक्त, अपने गोल्स को सेट करते वक्त सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। स्टेट के अपने चॉइसेस और अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, और अगर स्टेट के ये चॉइसेस और प्रेफरेंसेस सोसाइटी के साथ मैच नहीं करें तो स्टेट के द्वारा, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करते हुए सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले लोग और ग्रुप्स के चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को बदला भी जा सकता है, उन्हें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उन्हें मोल्ड भी किया जा सकता है। नियो स्टेटिस्ट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग यही वे रीजंस हैं जिनके वजह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्टेट को एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस एक्टर के रूप में स्टडी करना ज़रूरी है। दिस इज द रीज़न why state within comparative politics should be treated as the primary unit or the central unit of analysis. Bringing the state back in,
इस एडिटेड वॉल्यूम में थेडा स्कॉचपॉल और बाकी नियो स्टेटस स्कॉलर्स के द्वारा इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया गया। आई होप दैट द ब्रीफ concept of neo-statism is clear to you. Now, before ending this video, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड पेपर 1 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को, सभी मेजर टॉपिक्स को डिटेल्ड एंड एक्सॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। If you are preparing for these exams, UPSC Political Science Optional और UGC NET JRF Political Science Paper 2, Paper 1, अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में एक डेडिकेटेड हेल्प की ज़रूरत है, then you can consider enrolling yourself in this course. इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।